Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप भरपूर हिस्सा लें इसमें, इजी नहीं लीजिएगा। डेली लेक्चर से पहले ख़ास तौर पे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर लेक्चर से पहले आप अपनी बुक, अपना रजिस्टर सामने रखिए और जो लेक्चर हम बोर्ड पे बनाते हैं आप उस लेक्चर को नोट ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपके अपने नोट्स बनते रहेंगे। बात करते हैं जी प्रीवियस टॉपिक से। लास्ट लेक्चर में हमने स्टीशियोमेट्री डिस्कस किया, डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन की बाकायदा। इसके अलावा हमने अजम्पशंस देखी, लिमिटेशंस देखी और रिलेशनशिप्स देखे कि कौन से वो रिलेशनशिप हैं जिनके बारे में स्टीशियोमेट्री हमें बता रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11। तो एग्जाम्पल 12 भी है। एग्जाम्पल 11 मैं सॉल्व करूंगा, 12 बेटे आप खुद से सॉल्व करेंगे। दोनों ही ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं स्टीशियोमेट्री से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, उससे भी आप लोगों ने ज़रूर कंप्लीट करना है। अगर आज आपने नहीं कंप्लीट किया, सॉल्व किया, आप खुद से उसे सॉल्व कीजिए। बात करते हैं जी एग्जाम्पल 11। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो एग्जाम्पल सेज कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर। आपने नंबर ऑफ ग्राम यानी कि मैस मालूम करना है कि कितने ग्राम मैस बनेगा K2SO4 का और वाटर का। कब? when 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्ट विद असेस अमाउंट ऑफ H2SO4। इसका मतलब KOH की आपको वैल्यू दे दी गई, KOH का आपको मैस बता दिया गया कि जब KOH के 14 ग्राम रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स के मैसेज बताने हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि जो वाटर बनेगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जरा साथ साथ रहिएगा बेटे। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो अपनी आसानी के लिए गिवन डाटा बनाएं, बिल्कुल वैसे जैसे फिजिक्स में बताया जाता है। इसके अलावा टू फाइंड के आपने कैलकुलेट क्या करना है और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। गिवन डाटा में हमें बता दिया गया कि KOH के 14 ग्राम आपको दे दिए गए। अब इस इंफॉर्मेशन से जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप ड्राइव कर सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे आप। तो सबसे पहले तो मैस ऑफ KOH ये हमें बता दिया गया, दैट इज 14 ग्राम। उसके बाद आप मोलर मैस खुद से बता सकते हैं KOH का। मैं यहां पे लिख देता हूं कि मोलर मैस ऑफ KOH, मोलर मैस क्या होगा 39 प्लस 16 प्लस 1। तो ये बेटे आपके पास 56 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मैस बन जाएगा जी किसका, KOH का। इसी तरह नेक्स्ट आपको बता दिया गया K2SO4, इसका मैस आप कैलकुलेट करेंगे और वाटर का मैस आपने कैलकुलेट करना है। तो इनके मोलर मैसेज भी हम यहां पे ही लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मोलर मैस ऑफ K2SO4 ये बेटे आपके पास होगा 174 ग्राम पर मोल। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। 39 एक और 2 हैं तो 39 इंटू 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, दैट विल बी 174। इसी तरह आपको मोलर मैस पता होना चाहिए वाटर का। तो मोलर मैस ऑफ वाटर ये बेटे 18 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपको हाइड्रोजन का मैस पता है, 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, टोटल 18 हो जाएगा। तो ये तो वो इंफॉर्मेशन थी जो आप यहां से या इन दो वैल्यूज से ड्राइव कर सकते थे। अब आपने मालूम क्या करना है वो लिख लेते हैं जी। तो मैं यहां पे लिखूंगा
टू फाइंड या टू कैलकुलेट कि आपने कौन कौन सी वैल्यू मालूम करनी है। आपने मैस मालूम करना है किसका जी, K2SO4 का, कि इस रिएक्शन के रिजल्ट में कितना K2SO4 बनेगा। अगर 14 ग्राम KOH हो तो 14 ग्राम KOH जब H2SO4 से रिएक्ट करेगी तो कितना K2SO4 बनेगा, ये मालूम करना है। इसी तरह आपने मैस मालूम करना है वाटर का कि कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ, और इसी तरह आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी मालूम करने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने फाइंड करनी है। अब बेटे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिख लें। मैं यहीं पे इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं कि किस तरह KOH रिएक्ट करेगी H2SO4 से। KOH प्लस H2SO4 इनका जब रिएक्शन होगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास बन रही है जी K2SO4 प्लस वाटर। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करके लिखिए। यहां पे अगर आप देखें तो 2 K हैं, यहां पे 1 ही है तो आप यहां पे 2 लिखिए, K बैलेंस हो गए। इसी तरह अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो बेटा यहां पे अगर आप 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि ये बता रही है कि अगर 2 मोल हों KOH के तो 1 मोल बनेगा K2SO4 का और 1 ही मोल बनेगा किसका, वाटर का। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे और बाकी अपनी वैल्यूज भी मालूम करते जाएंगे। अब सबसे पहले तो हमें मालूम करना है जी K2SO4 के कितने मोल बनेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर K2SO4। पहले मैं K2SO4 के लिए अपना सोल्यूशन लिख रहा हूं। आपने करना क्या है, वो रिएक्टेंट जिसका मैस आपको दे दिया गया था, आपने उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट जो है वो कंपेयर करते जाना है किसके साथ, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल के साथ, वो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल जिन्हें आपने मालूम करना है। तो इट मींस के सबसे पहले तो हमें KOH के नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए। तो KOH का जो मोलर मैस है दैट इज 56 ग्राम पर मोल। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल लिखना चाहें, नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH, तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या, 14 डिवाइडेड बाय 56। तो ये बेटे आपके पास आंसर क्या होगा जी इसका, 14 डिवाइडेड बाय 56, 0.25। ये नंबर ऑफ मोल हैं जी KOH के। अब आप करेंगे क्या, K2SO4 के आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। आप कंपेयर करेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे जी क्या, KOH, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे K2SO4। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 2 मोल हों KOH के तो 1 मोल बनेगा किसका जी, K2SO4 का। तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा और यहां पे 1 लिखूंगा, ठीक है। अगर 1 मोल होता KOH का तो ये कितने हो जाने थे, ये भी हाफ होगा तो 0.25। और अगर KOH के उतने मोल जो कि स्टेटमेंट में गिवन है बाय 14 ग्राम मैस से इतने मोल बनेंगे, अगर मैं इतने मोल में देखना चाहता हूं कि कितना K2SO4 बनेगा तो मैं इक्वेशन के दोनों तरफ 0.25 से मल्टीप्लाई किया। इसको भी जब आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.125। यानी कि आपने मालूम कर लिया K2SO4 के नंबर ऑफ मोल आपने मालूम कर लिए। K2SO4 का मोलर मैस आपको पहले से पता था। अब आप K2SO4 का मैस भी मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर मैस ऑफ K2SO4 वी नो, हम जानते हैं जी क्या, के नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मोलर मैस हमें पता है, नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गए हैं, मैस मालूम करना है। तो जिसे मालूम करना है उसे इक्वेशन के एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएं।
मोलर मैस डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो मैं इसे इस तरह लिखूंगा कि मैस इक्वल हो जाएगा, मोलर मैस इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मैस। आप वैल्यू जो है मैस की मालूम कर सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल आपके पास है 0.125, मोलर मैस आपके पास है 176, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें आपके पास मैस आ जाएगा जी K2SO4 का, और K2SO4 का जो मैस है दैट इज 21.75 ग्राम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे 21.75 ग्राम। तो ये आपके पास मैस आ जाएगा जी किसका, K2SO4 का। इसी तरह आपने दोबारा वाटर के लिए इसी तरह रिलेशन बनाएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर वाटर, आप सेम रिलेशन बनाएंगे KOH और अब वाटर के दरमियान। तो बेटे यहां से जरा देखते जाइएगा, पहले आपने KOH लिखा और साथ में वाटर, दोनों के दरमियान एक रिलेशन बनाया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है जी कि अगर 2 मोल KOH के होंगे तो 2 मोल ही आपके पास बनेंगे वाटर के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी अगर 2 मोल KOH के हैं तो 2 मोल ही वाटर के बनेंगे, अगर 1 मोल होते तो वाटर के भी 1 मोल बनते। लेकिन 14 ग्राम में कितने मोल हैं, 0.25, 0.25 में मालूम करना है तो 0.25, अगर KOH होंगे तो 0.25 मोल ही किसके बनेंगे, वाटर के। अब नेक्स्ट बेटे आपने खुद से सॉल्व करना है, वाटर के मोल आ गए जी आपके पास, मोलर मैस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वाटर का। अब आपने वाटर के नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, सेम फार्मूला आप रिपीट करेंगे और वाटर के आप नंबर ऑफ मोल जो है वो यहाँ पे मालूम कर लेंगे, और वाटर के जो नंबर ऑफ मोल होंगे, सॉरी मैस होगा, वो आपके पास होगा 4.50। तो मैस 50 ग्राम आप वाटर का मालूम कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं वाटर के, इतने मैस में या इतने मोल में। तो वो फार्मूला मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, मैं यहाँ पे वो फार्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूं। इस हिस्से में बेटे मैं फार्मूला लिख रहा हूं, तो ज़रा देख लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट वाटर के लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपके पास इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मोल आपके पास आ गए 0.25, 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा मैंने कोशिश की कि एग्जाम्पल को ब्रीफली डिस्कस भी करूं और सॉल्व भी कर दूं। एग्जाम्पल 12 बेटे आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बार बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट में आप सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन कहां पर है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से आप किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो भी सॉल्व करेंगे और हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट से। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हम अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट डिस्कशन करेंगे अपनी इर्द गिर्द की एग्जांपल्स को देखते हुए। लेट्स से आप अपने क्लास टेस्ट में हैं, आप विद द हेल्प ऑफ इंक पेपर पे अपने सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी कि इंक और पेपर का रिएक्शन है जी, अगर पेन में से इंक खत्म हो गई, पेपर मौजूद है, आप लिख नहीं सकते मजीद, मतलब रिएक्शन नहीं होगा पेपर और इंक का। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट थे, एक इंक थी दूसरा पेपर था, दोनों में से एक रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो गया, इंक खत्म हो गई, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। ठीक है।
इसी तरह अगर आपके पास कोई फ्यूल है जिसे आप बर्न कर रहे हैं और फ्यूल के बर्न करने से आपको प्रोडक्ट्स के तौर पे हीट मिल रही है, जब तक फ्यूल मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, बर्निंग होती रहेगी और आपको प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। जैसे ही फ्यूल ख़त्म हुआ, ऑक्सीजन मौजूद है, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी और प्रोडक्ट्स मिलने रुक जाएंगे। तो दोनों एग्जांपल्स में मैंने ये देखा कि कोई एक रिएक्टेंट अगर ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं जी कि लेट से आपके पास कोई से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर उन रिएक्टेंट में से कोई ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन को स्टॉप करवा दे, तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो गया, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, और वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम नहीं हुए, बच गए, उन्हें आप रिएक्टेंट या रिएजेंट इन असेस भी कह सकते हैं। इसी तरह बुक में एक और एग्जांपल है, मैं उस एग्जांपल को बोर्ड पे तो नहीं लिखूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड डिस्कशन जरूर करते हैं। कहते हैं जी कि लेट्स सपोज कि आपके पास 30 कबाब्स हैं और 60 स्लाइस हैं ब्रेड के, और आपका टास्क क्या है, आपने सैंडविच बनाने हैं। हमें पता है कि 2 स्लाइस और 1 कबाब यूज करेंगे आप और 1 सैंडविच बनेगा। अगर आपके पास 30 कबाब्स हैं और 60 स्लाइस हैं, तो इट मीन्स कि बड़ा इजीली आप 30 सैंडविच बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कबाब 30 की बजाय 29 कर दूं, अब हुआ क्या, स्लाइस तो मौजूद थे लेकिन कबाब पहले ही खत्म हो गए, तो यहां पे कबाब जो जल्दी कंज्यूम हो गए, दीज आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसी तरह इसी डिस्कशन को देखते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। कहते हैं जी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्शन या रिएक्टेंट, डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटे इसकी, reactant which consume earlier due to its small amount due to its lesser amount, lesser means कम, and control products is called limiting reactant. जी बड़े तरह डेफिनेशन देखिएगा, उन्होंने कहा जी कि ऐसा रिएक्टेंट जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी यूज हो जाएगा, ठीक है, किस वजह से? अपनी लेजर अमाउंट की वजह से, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और इसके कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा और प्रोडक्ट्स बनना रुक जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट लाइन ये भी ऐड कर सकता हूं कि एंड कंट्रोल प्रोडक्ट्स या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके जरा एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगी और एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि अगर 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन O2 मिलेंगे तो 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, लेट्स से मैं यहां पे 2 मोल कार्बन कर दूं, तो होगा क्या
कि 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर मैंने कार्बन के 2 मोल कर दिए तो 2 में से 1 मोल तो यूज हो जाएगा, 1 मोल बच जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 मोल लेफ्ट, 1 मोल बच जाएगा। तो कार्बन बच गया, ऑक्सीजन जल्दी कंज्यूम हो गया और उस वजह से रिएक्शन भी कंट्रोल हो गया। तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो गया वो आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन जो पहले कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो बच गया वो रिएक्टेंट इन असेस है। इसी तरह नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास H2 है प्लस Cl2 है, दोनों मिलेंगे और 2HCl बनेगा, 2HCl बनेगा। अब अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो 1 मोल ही हाइड्रोजन का है और 1 मोल ही क्लोरीन का है और 2 मोल बन रहे हैं किसके, HCl के। बेटा एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, वो देखते हैं जी कार्बन ज़्यादा है ऑक्सीजन कम है, तो जिसके नंबर ऑफ मोल कम है शायद वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मेरी आपसे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन का मकसद यही है कि आपको ये बता दिया जाए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कम अमाउंट में होगा वो जो जिसके नंबर ऑफ मोल कम बताए गए हैं ज़रूरी नहीं वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने खुद से जो है वो रिकग्नाइज करना है। कैसे? अगर 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन है तो आपके पास HCl बनेगा। लेकिन अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह लिख दी जाए कि हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और क्लोरीन के 3 मोल हैं और उससे आपके पास HCl बनेगी, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन का भी 1 मोल होना चाहिए, क्लोरीन का भी 1 मोल होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, क्लोरीन के 3 मोल हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल को यूज़ करेगा, हाइड्रोजन का दूसरा मोल क्लोरीन के दूसरे मोल को यूज़ करेगा, हाइड्रोजन के दोनों मोल यूज़ हो गए, लेकिन क्लोरीन बच गई, क्लोरीन का 3 में से 1 मोल बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन पहले कंज्यूम होगी, हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है और क्लोरीन जो कि बच गई दैट इज रिएजेंट इन असेस। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ी सी डिस्कशन थी, इससे ज़रा आपने साथ साथ देखते जाना है। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिए, कॉन्टेक्ट कीजिए साथ साथ। रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट एंड कंट्रोल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो वाटर की एग्जांपल दी गई है। वो कहते हैं जी कि अगर 2H2 प्लस O2 मिलेंगे तो 2H2O यानी वाटर बनेगा। अगर मैं इसके ग्राम्स देखूं या मैस देखूं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और आपके पास जो है वो 36 ग्राम वाटर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर बनाने के लिए हर 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर आप क्या करें, आप ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ा दें या हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ा दें या कम कर दें। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन आ गई। अब क्या होगा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ यहां से रिएक्ट कर लेगी, लेकिन बाकी जो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगी। तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, हाइड्रोजन कम हो गई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन क्या है, रिएजेंट इन असेस है। बेटा ये थोड़ी सी डिस्कशन थी, इससे आपने ज़रा साथ साथ देखते जाना है। लास्ट में आपको सिखा दिया जाएगा कि किस तरह आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि किस तरह आप किसी रिएक्शन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
लिमिटिंग रिएक्टेंट, सॉरी। There are three steps involved in identification. First of all, आपने करना क्या है, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे, किसके, रिएक्टेंट्स के। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। कहां से हम कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे देगी, लेट्स से उन्होंने कहा जी कोई ए रिएक्टेंट है उसका इतना मैस, कोई बी रिएक्टेंट है उसका इतना मैस, तो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट्स के मोल मालूम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, किसके जी, रिएक्टेंट्स के, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, किसके, प्रोडक्ट्स के। कहां से, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और हमें कैसे पता चलेगा, वो रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट्स के लीस्ट नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होंगे वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे जी, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट्स which will produce least number of products। तीन स्टेप है जी। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, किसके, रिएक्टेंट्स के, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। सेकंड काम आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, किसके जी, प्रोडक्ट्स के। कहां से, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड स्टेप आप क्या करते हैं, आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने से आप वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट देगा किसकी, प्रोडक्ट्स की, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और आप उस लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जी। तो बेटा ये था सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। डेफिनेशन हमने सीखी, कुछ हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने उन स्टेप्स को डिस्कस किया जिन स्टेप्स से हम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल है, मैं चाह रहा था उस एग्जांपल को सॉल्व करते, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास अब कम है तो उस एग्जांपल को फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल को कल पे रखेंगे। इससे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में जो थोड़ी सी मतलब हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है, ये बेटे आपने याद रखनी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी स्पेस क्या है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं जी कि लेजर अमाउंट में होता है, दूसरे नंबर पे कंज्यूम अर्लियर, कि जल्दी कंज्यूम हो जाता है, और तीसरे नंबर पे जल्दी कंज्यूम हो जाएगा तो इट मींस के रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो इट मींस प्रोडक्ट्स बनना रुक जाएंगे। तो बड़ा इजी या सिंप्लीफाई करूं तो कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, के ये बनने वाले प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कंट्रोल करता है,
और लास्ट में आप लिखेंगे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गिवन स्टेप्स। जो स्टेप्स आपको बता दिए गए उन स्टेप्स के मदद से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं दोबारा चलते चलते बताता चलूँ कि किसी भी इक्वेशन को देखते हुए, लेट्स से कोई इक्वेशन है जी a+2b, तो ये आपको C प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इक्वेशन को देखते हुए आपको लगेगा जैसे A जो है वो लेसर अमाउंट में है, B जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो ज़रूरी नहीं कि A लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से मालूम करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से अगर A कम अमाउंट में है, B ज़्यादा अमाउंट में है, तो फिर A लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मे बी कि जो है वो A यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट ना हो। तो किसी भी इक्वेशन को देखते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में जो है वो डायरेक्ट कोई रिजल्ट्स नहीं बना सकते। तो बेटा ये हमारा आज का काम था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, लेकिन आप अगर घर पे बैठ के खुद से 2 से 3 बार ट्राई करें तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो लास्ट में बेटे मेरा वही मैसेज है कि अपना डेली का काम डेली कीजिए। जो लेक्चर बोर्ड पे बना दिया जाता है आप उसे अपने रजिस्टर पे बनाएं, अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते जाएं और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये जो हमारे मुल्क पे ये कोरोना वायरस की शक्ल में एक बड़ी ख़तरनाक वबा जिसकी वजह से सारी दुनिया जमूद में आ गई है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इससे हमारी गुनाहों को माफ़ करें और हमें इस वबा से बचाएं। और बेटा आप लोग घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपने घर वालों को भी सेफ़ रखिए। थैंक यू।